हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल विविध, जितने भी विविध क्वेश्चन है यानी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो में देखा जाएगा, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप या फ्रेंड सर्कल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तेज़ हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो जो बलुई मिट्टी होती है ये हवाओं के द्वारा उड़ के आती है और भारी मात्रा में कहीं में भी जमा हो जाती है। तो जो बलुई मिट्टी है इसे अंग्रेजी में हम लोग सैंडी सॉइल भी कहते हैं, और ये तेज़ हवाओं के कारण उड़ जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा होने लगती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं वायु अपर्दन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दे रखा है पीली मिट्टी से, बी है लाल मिट्टी से, सी है एक द्वीप से, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो टेरा रोसा है इसका तात्पर्य लाल मिट्टी से है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो कास्ट स्थलाकृति या फिर कास्ट प्रदेश में चट्टान के ऊपरी सतह पर जो लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है, और इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वो पूरे विश्व का गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और जो भारत है ये द्वितीय नंबर पे है, और जो रूस है ये तीसरे नंबर पे गेहूं उत्पादन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ए है विटिकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। तो जो अंगूर की खेती होती है या फिर उसका संवर्धन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो पिसिकल्चर है ये फिश फार्मिंग से रिलेटेड है, और जो सेरिकल्चर है ये सिल्क से रिलेटेड है, और जो हॉर्टिकल्चर है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये रहा उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारा, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी ब्राज़ील। तो जो चीन है ये सिल्क का जो पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो भारत है ये दूसरे स्थान पे आता है चीन में भी, और अभी हम लोगों ने देखा है कि गेहूं उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा डैश से अधिक है। तो जो वैश्विक कपास है इसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो इसमें भारत का जो हिस्सा है वैश्विक कपास उत्पादन में वो 1/3 है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे भिन्नता है, जैसे इसका जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें इंग्लिश वर्जन कुछ और था और हिंदी वर्जन कुछ और था, लेकिन अगर हम हिंदी वर्जन के हिसाब से चलें तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जो 1/3 हिस्सा है वो क्या है? भारत का वैश्विक कपास उत्पादन मतलब क्षमता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो जो भारत है इसका धान उत्पादन में मतलब राइस कल्टीवेशन में या फिर प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
और जो और अगर प्रेजेंट टाइम के व्यू से हम लोग देखें, FAO रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो धान उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान है और भारत इस टाइम पे प्रथम स्थान पे है। तो ये जब क्वेश्चन 2015 में आया था तब के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पे आ गया, प्रथम स्थान पे आ गया है। और चीन प्रथम जो स्थान पे था उसका क्या हुआ है, वो दूसरे स्थान पे चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए फ्रांस, बी रूस, सी मिस्र और डी इटली। जो इटली देश के शोधकर्ता हैं ये अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ऑप्शन ए है बुध, बी है मंगल, सी है चंद्रमा, डी है पृथ्वी। तो जो बुध है ये क्या है, मरकरी जो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो सूर्य से सबसे दूर कहले जो ग्रह है वो कौन सा है, वरुण है। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। तो ऑप्शन दे रखा है, ए यूरेनियस, बुध, बी सी पृथ्वी और डी मंगल। तो जो यूरेनस है ये कौन सा है, जोवियन ग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो जोवियन ग्रह हैं ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का एक समूह ग्रुप बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जोवियन ग्रुप कहते हैं। और एक टेरेस्ट्रियल ग्रह होते हैं जो जिसमें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। तो टेरेस्ट्रियल वाले जो प्लेनेट होते हैं वो पत्थर से बने होते हैं, उसमें मेटल पाए जाते हैं और उनका सरफेस क्या होता है, सॉलिड होता है और कोई रिंग इनके आसपास फॉर्म नहीं होता है। और कुछ मून्स भी इनके होते हैं और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। वहीं जो जोवियन ये वाले प्लेनेट हैं, जोवियन ग्रह, ये गैस से मिलके बने होते हैं। मेनली इनमें हीलियम और हाइड्रोजन का कंपोजिशन रहता है और ये बड़े बड़े पत्थरों और बर्फ़ से भी कभी कभी कोई ग्रह बने होते हैं और इसमें सॉलिड सरफेस नहीं पाया जाता है। रिंग इसमें पाई जाती है। जैसे हम शनि ग्रह देखें तो उसके रिंग रहते हैं, नेपट्टून में भी रिंग रहता है और इसमें बहुत ही सारे मून्स रहते हैं और इनका जो साइज़ रहता है जोवियन ग्रह का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है इन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन दे रखा है, ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध और डी पृथ्वी। तो जो बृहस्पति है ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो घनत्व है वो कितना है, 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। और जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। और जो बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, ये जो बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका है, बी है बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सी है यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है और डी है इसके केवल 2 चंद्रमा हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही माना जाएगा। जो सौरमंडल में सबसे जो छोटा दिन वाला ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। ये क्यों होता है, ये क्योंकि ये अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूर्णन करता है, जिसकी वजह से जो दिन और रात का समय है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसका जो औसतन समय है दिन और रात का वो केवल 10 घंटे है।
और जो बृहस्पति पर सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? हम कह लें से नेचुरल मून्स अगर की हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि ग्रह के, मतलब सैटर्न के हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं ग्रह के और उसके चंद्र या उपग्रह के। तो जैसे अगर बुध की बात करें तो इसके पास मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी एक भी नहीं है। पृथ्वी के पास एक है। मंगल के पास 2 चंद्र हैं या फिर उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 95 उपग्रह या चंद्र हैं। शनि जो ग्रह है इसके पास 274 या 274 चंद्रग्रह या उपग्रह हैं। जो अरुण है इसमें 28 है। जो वरुण है इसमें 16 उपग्रह हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ ग्रह और उपग्रह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए सेरेस, बी मैकमेक, सी प्लूटो और डी हैमिया। तो जो सेरेस है ये क्या है? एकमात्र सौरमंडल में स्थित बौना ग्रह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो खोज है ये इटली के खगोल शास्त्री के द्वारा ग्युप्से पियाजी ने की थी 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द जो कि है शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो जो शांति का समुद्र है ये चांद से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यह अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल था। जो अपोलो 11 जो हमारा सैटेलाइट था या फिर अंतरिक्ष उड़ान था उसमें इसका लैंडिंग साइट था वो ही क्या कहलाता है? शांति का समुद्र कहलाता है। और अपोलो 11 विश्व का प्रथम जो चंद्रमा मिशन था जिसमें मानव को चंद्रमा पर उतारा गया था। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है विश्व का पहला चंद्रमा मिशन जिसमें मानव को चंद्रमा पर उतारा गया है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अपोलो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ये है नेबुला परिकल्पना जो कि आर्किमिडीज, बी है ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ये सही है। और गैसियस हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मेल्टन, गैसियस हाइपोथेसिस कांट। तो ये हमारा केवल ऑप्शन 20 में सही है और तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं और जो थ्योरी है ये किसने दी थी। तो जो नेबुलर परिकल्पना है ये लाप्लास के द्वारा दिया गया था। और जो ज्वारीय हाइपोथेसिस है ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड ने दी थी जो कि हमारा करेक्ट उत्तर है। और जो गैसियस हाइपोथेसिस है ये कांट के द्वारा दिया गया था। और जो ग्रही हाइपोथेसिस है ये चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो जो शुक्र है ये पृथ्वी की अपेक्षा आकार में सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो अगर हम बात करें सीरियल वाइज तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है, फिर उसके बाद से मंगल है, फिर शुक्र है, इसके बाद से पृथ्वी आ जाता है, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, शनि और बृहस्पति कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह है, जो ये सीरियल वाइज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो जो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध ऑप्शन सी है, ये जो भी ग्रह हैं छोटे से बड़े से छोटे उनको सही ढंग से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का दीप्तमान
आमुख जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है प्रकाश मंडल, बी स्थल मंडल, सी वर्ण मंडल और डी वातावरण। तो जो हमें दिखता है वो सन का, सूर्य का, वो प्रकाश मंडल कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। और जो वर्ण मंडल है ये क्रोमोस्फीयर है, ये भी एक सन का ही पार्ट है। और जो प्रभा मंडल है ये कोरोना इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो जो सूर्य के बाद सबसे जो नियरेस्ट स्टार जो है ये कौन सा है? तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है इसे, मार्स जो है इसे हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? और जो इसका कलर जो लाल दिखता है वो हमें, तो इसके ऊपर जो आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस है मार्स पे बहुत ज़्यादा है, इसी के कारण ये क्या होता है, लाल हमें दिखाई देता है। और जो दो उपग्रह हैं फोबोस और डेमिस इसके मार्स के, और जो शुक्र ग्रह है इसे हम भोर का तारा कहते हैं या फिर साय का तारा कहते हैं। जो नॉर्थ स्टार हमें दिखता है सबसे ज़्यादा चमकता हुआ है वही कौन सा है? शुक्र ग्रह है हमारा। और जो बुध ग्रह है ये सब सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रहों में से एक है। एक नहीं है, यही है केवल, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर बोल दे रहे हैं, लेकिन जो एक नहीं है, केवल यही एक है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो शुक्र ग्रह है ये सबसे ज़्यादा अधिक चमकता है और इसे दिन का तारा या साय का तारा कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो जिस ग्रह पे सबसे अधिक रिंग हैं वो शनि ग्रह है। तो जो सैटर्न है इस पे सबसे ज़्यादा रिंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस टाइप का जो प्लेनेट है? तो ये जोवियन टाइप का प्लेनेट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग लगभग 8 मिनट लगता है, जो कि 500 सेकंड के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो सूर्य से रोशनी जो आती है वो अगर पृथ्वी पे पहुंचती है, सूर्य से निकलती है अगर एक किरण वो पृथ्वी पे पहुंचती है तो लगभग 8 मिनट लग जाता है। तो इसमें जो एक्यूरेट दे रखा है वो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 20 सेकंड का समय, 8 मिनट 20 सेकंड का समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन है ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है वरुण। तो जो आंतरिक ग्रहों का श्रेणी है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, उनमें बुध, शुक्र, मंगल आते हैं, लेकिन वरुण किस में आता है? तो ये जोवियन प्लेनेट में, जोवियन ग्रह में आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारी पृथ्वी है ये भी किस में आती है? ये भी आंतरिक ग्रह में आती है। और जो जोवियन प्लेनेट होते हैं इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन दे रखा है ए क्षैतिज पर जो कि हॉरिजॉन्टल, बी लंब रूप ऊर्ध्वाधर और डी है गोलाकार और डी है अंडाकार। तो जो
ऑप्शन डी है अंडाकार, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो जो पृथ्वी है ये अंडाकार पथ पे परिक्रमा करती है, उसका ऐसा रहता है। ये सूर्य है, ये इलिप्टिकल जो पाथ है वो फॉलो करती है सूर्य, ये सन है हमारा, और ये पृथ्वी है जो कि एक अंडाकार पाथ को फॉलो करती है परिक्रमा करते हुए। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है, या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है, और इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी मध्यमंडल और डी है तापमंडल। तो जो समतापमंडल है इसी में क्या है, हमारा ओजोन लेयर मौजूद है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे हम लोग समतापमंडल को ओजोन लेयर भी कहते हैं, और इसका जो हम लोग कहते हैं जो रेंज है वो 11 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और जो तापमंडल है तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, क्योंकि जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं इसे अवशोषित करता है, और ये किरणें जो होती हैं ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इससे स्किन कैंसर होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो ओजोन जो लेयर है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में डैश से गठित होता है। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है, ए ऑक्सीजन और आयरन, बी है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी है सिलिकॉन और आयरन, डी है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जो पृथ्वी की पपड़ी है ये मेनली ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलके बनी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का विवरण इस प्रकार है। जैसे ऑक्सीजन कितने परसेंट में पाया जाता है, तो 46.60% ऑक्सीजन रहता है, सिलिकॉन 27.72% रहता है, एल्यूमिनियम 8.13%, और जो लोहा है ये 5% रहता है मेनली। और भी सारे तत्व पाए जाते हैं जो भी पृथ्वी की जो परपट्टी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए जैव मंडल, बी स्थल मंडल, सी जल मंडल, डी वायुमंडल। तो जो पृथ्वी का जो बाहरी कठोर हिस्सा है जिसमें मेंटल और क्रस्ट शामिल हैं इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो इसमें स्थल मंडल है ये एक मतलब एक कहते हैं हम लेयर है जिसमें खनिज तत्व, शैली तथा मिट्टियों से मिलके बना हुआ है, और ये जो पृथ्वी का लगभग टोटल जो पृथ्वी है उसका 29% कवर करता है जो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तर में खनिज निक्षेपित तथा संचित होता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए अवसादी चट्टान, बी इनमें से कोई नहीं, सी कायांतरिक चट्टान, डी आग्नेय चट्टान। तो जो अवसादी चट्टान है इसी में जो पृथ्वी की खनिज निक्षेपित तथा संचित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो ऑप्शन दे रखा है, प्लूटोनिक चट्टान, बी कायांतरी चट्टान, सी
तलछटी चट्टान और डी आग्नेय चट्टान। तो जो कायांतरीय चट्टान है ये बहुत ही ज़्यादा क्या दिखाती है, परिवर्तन दर्शाती है जब इस पर अधिक ताप या दबाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट आदि शैलियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी प्राइम मेरिडियन पर, डी अंटार्कटिक पर। तो जो विषुवत रेखा है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे दिन और रात इसीलिए बराबर होता है क्योंकि जो विषुवत रेखा है इस पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो सालों साल क्या रहती हैं, पूरी लंबवत पड़ती रहती हैं, और पृथ्वी के प्रति भ्रमण गति के कारण दिन और रात बराबर होने लगता है, या फिर कह लें दिन और रात भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए है विषुव, बी है अपसौरिका, सी है संक्रांति और डी है सूर्य समीपक। तो इसे जो कहते हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई सबसे सर्वाधिक मानी जाती है अंतर में, तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और जो कर्क संक्रांति के समय जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और इसी के विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। और जबकि जो मकर संक्रांति के समय में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वहीं इसके दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक विपरीत हो जाता है। जहाँ दक्षिणी उत्तरी में दिन छोटा हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिन सबसे लंबा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितनी किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये 111 किलोमीटर को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रोक देते हैं, या नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।